गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल पर अधिकार और अंग्रेज़ों और मैसूर का जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में है और उसमें कौन कौन सी संधियां हुई थी। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार और आंग्ल मैसूर युद्ध। जो मैसूर के शासक बने थे उनके साथ में अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुए उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ। तो उत्तर मुगल काल उसे कहते हैं कि औरंगजेब के पश्चात में जो शासक बने थे उस काल को उत्तर मुगल काल कहते हैं। और उत्तर मुगल काल के दौरान में क्या बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत हो गया था, मतलब बहुत ही समृद्ध या संपन्न हो गया था। और बंगाल का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो था मुर्शीद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी थे सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां। इनके समय में बंगाल इतना संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा था। मतलब ये जो बंगाल का शासक था मुर्शीद कुली खां, ये इसके समय में और इसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां जब शासक बने थे उस वक्त में बंगाल जो है भारत का सबसे संपन्न राष्ट्र हो गया था और इसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाने लगा था। जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां जो शासक बना था, जो मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी था, उसने यूरोपियन जो हैं ये अंग्रेज और जो भी कंपनी आई थी या विदेशी जो भी आक्रांता आए थे उनके बारे में कहा था कि इनकी तुलना किससे की थी, मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि ये मधुमक्खी है, इन्हें अगर छेड़ा नहीं जाएगा तो ये शहद देंगे और अगर ये छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगे। मतलब अलीवर्दी खान ने यूरोपियन की या अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला या सिराज उद्दौला एक ही है, सिराजुद्दौला भी कहते हैं और सिराज उद्दौला भी कहते हैं। तो ये बंगाल का नवाब बना था 1756 ईस्वी में। और इनके नवाब बनने पर जो भी राजा बनता है या कोई भी सत्ता में आता है तो दुश्मन भी उसके होते हैं। तो सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी थे या विरोधी थे जो इनका विरोध करते थे वो थे पूर्णिया का नवाब सौगत जंग। एक सिराज की मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी, वो थी उसका नाम था घसीटी बेगम। और उनका सेनापति था मीर जाफर। और आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि मीर जाफर ने तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ में धोखा किया था। तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये इनके विरोधी थे। तो अक्टूबर 1756 ईस्वी में मनिहारी में एक युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला और शौकत जो जंग था उसके मध्य हुआ था। इसमें शौकत जंग पराजय हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। इसे युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला ने मार दिया था। एक ब्लैक होल की घटना जो इतिहास में प्रसिद्ध है और इसके बारे में बात करते हैं कि ये 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई थी। और इसका उल्लेख हमें हॉलबेल ने मतलब किया है। हॉलबेल जो लेखक था उसने इस घटना ब्लैक होल का उल्लेख किया है। इसमें क्या हुआ था कि 146 अंग्रेज जो अंग्रेज थे उनमें से 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी या छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिससे दम घुटने के कारण अगले दिन उस कमरे को खोल के देखा तो 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाकी 123 व्यक्ति मर चुके थे। और इन अंग्रेजों को क्या है सिराजुद्दौला ने जो छोटी सी कोठरी थी उसके अंदर बंद किया था। तो ये ब्लैक होल भी इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। तो इसका याद रखना 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था, जिससे दम घुटने के कारण 123 अंग्रेज मर गए थे और 23 ही जीवित बचे थे एक दिन के अंदर। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों के बीच 9 फरवरी और 1757 को अलीपुर की संधि हुई थी। तो इस ब्लैक होल की घटना के बाद में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से संधि कर ली थी। उसके पश्चात क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मीर जाफर ने
सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था। तो प्लासी के युद्ध में सेनापति इनका था मीर जाफर, उसने नवाब के साथ दगाबाजी की, धोखा किया, और धोखा करने के कारण नवाब जो है युद्ध हार गया था। और युद्ध हार गया तो अंग्रेज क्या है, मीर जाफर से प्रसन्न हो गए, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनकी, उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के स्थान पर बना दिया था। मिर्जापुर को ये मिर्जापुर नहीं है, सॉरी मीर जाफर है। तो मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, मतलब गीदड़ जैसा काम किया ही था, अपने राजा के साथ धोखा किया। तो जो मीर जाफर है उसको क्लाइव का गीदड़ भी इतिहासकारों ने कहा है। प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगना की जमींदारी मिली थी, जो मतलब 24 जो परगना में जमीन बटी हुई थी, तो वो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों के हाथ में वो जमींदारी आ गई थी। नवाब मीर जाफर, जो मीर जाफर को अंग्रेजों ने क्या किया, 1760 ईस्वी में शासन से हटा दिया, और उसका दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को, पहले राजधानी मुर्शिदाबाद में थी, उसे मुंगेर में स्थानांतरित कर लिया था। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, वो अंग्रेज और मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद था, उसके बीच हुआ था। और मीर जाफर का जो साथ दिया था, मीर कासिम का जो साथ दिया था, उनमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, बक्सर का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो हेक्टर मुनरो, जो उनका गवर्नर था, वो कर रहा था। और बक्सर के युद्ध के बाद पुनः मीर कासिम, मतलब उन तीनों की हार हुई, तो जो मीर कासिम था, जिसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, उसको फिर दोबारा से गद्दी पर बैठाया था, और मीर जाफर क्या है, बंगाल का नवाब दोबारा बना दिया गया था। वर्ष 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की पहली संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में जुलाई माह में की थी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है मुगल बादशाह शाह आलम 1700 शाह आलम जो 1759 से 1886 तक रहे थे, उनके साथ में 16 अगस्त 1765 को की थी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने इनके साथ में संधि की थी। जब ये बक्सर का युद्ध हार गए थे, तो हारने के पश्चात में जो पहली संधि थी वो सिराजुद्दौला के साथ में की थी, वो जुलाई में की थी। और दूसरी संधि थी जो इलाहाबाद की संधि, वो मुगल शासक शाह आलम के साथ की थी, जो 16 अगस्त 1765 को की गई थी। और इसमें मतलब अपनी शर्तों को मनवाने का काम क्लाइव ने किया था। उसके पश्चात में रॉबर्ट क्लाइव ने जुलाई 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। तो जो उसके बाद में शुजाउद्दौला जो गद्दी पर बैठा था, तो उसके साथ में रॉबर्ट क्लाइव ने मतलब एक संधि और की थी, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात में नवाब मीर जाफर की जो मृत्यु थी, वो 5 जनवरी 1765 ईस्वी को हो गई थी। के एम पन्नीकर के अनुसार प्लासी का जो युद्ध था एक सौदा ही था, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ में मीर जाफर ने धोखा किया था। तो मीर जाफर के साथ में अंग्रेजों ने सौदा ही किया था इसमें, कि अगर ये युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होता है, तो आपको नवाब बना दिया जाएगा। और पराजित होने के बाद में मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। तो ये सौदा था। अंग्रेजों का संरक्षण कर बंगाल का जो प्रथम नवाब था वो निजामुद्दौला बना था। मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में जो बंगाल का नवाब बना था, वो प्रथम नवाब कौन था? निजामुद्दौला था। 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके जनक लियोनेल कॉर्टिस थे। मतलब जो द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो द्वैध शासन व्यवस्था के जनक जो है लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के तहत बादशाह शाह आलम के व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी मुगल शासक के साथ में, तो मुगल शासक को बोल दिया कि भाई आप अपना वार्षिक पेंशन लेते रहिए और मस्त रहिए, बीच में आप मतलब अंग्रेजों के कार्य में आप बाधा नहीं डालेंगे। तो ये इस तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था।
और उसमें जो मेन युद्ध 2 युद्ध थे, उसमें प्लासी और बक्सर का युद्ध था। और ये इलाहाबाद की संधि मतलब जो संधियाँ हुई थी, उनके तहत अपने शर्तों को मनवा करके और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अब उसके पश्चात में जो मैसूर में थे, तो आंग्ल-मैसूर संघर्ष के बारे में देख लेते हैं कि 1732 ईस्वी में राजा वाडियार चिक्का कृष्णराय के काल में मैसूर में क्या सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। मतलब पूरी सत्ता को किसी दूसरे को हैंडओवर कर देना, हस्तांतरण कर देना। और 18वीं सदी के प्रारंभ में 2 मंत्री थे, नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज ने क्या किया, मैसूर की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो ये मतलब ये दोनों ने अपने राजा से दोनों ने अपनी मतलब जो राज्य था उस पर अपना कब्जा जमा लिया था। अली हैदर अली हैदर अली सॉरी हैदर अली का अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में शुरू हुआ था। मतलब हैदर अली जो था वो एक घुड़सवार सैनिक था। और वो सैनिक ने क्या किया, 1761 ईस्वी में मैसूर का वास्तविक शासक ये बन गया था। मतलब सत्ता हस्तांतरण के तहत इसने कुछ अपना जो समर्थक थे, तो इसने मैसूर पर अधिकार कर लिया और 1761 में खुद शासक बन गया था। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो फ्रांसीसियों से इसको साथ मिला था। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का वाला शासक था। मतलब धर्मनिरपेक्ष शासक उसको माना जाता है। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वो चला था 1767 से 1769 ईस्वी तक। और इस समय में क्या है, हैदर ने किया कि अपनी चतुराई से अंग्रेजों का सामना करते हुए और तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या है, हैदर अली ने अपनी चतुराई से अंग्रेजों का सामना किया और 4 अप्रैल 1769 को उन्हें मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया था। मतलब अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा और मद्रास की संधि पर हैदर अली ने अपनी शर्तों के साथ में अंग्रेजों से हस्ताक्षर करवाया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध निजाम तथा मराठों से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। इस दौरान हैदर ने अंग्रेज कर्नल वैली को हराकर कर्नाटक की राजधानी जो अर्काट थी उस पर अधिकार कर लिया था। मतलब द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें भी हैदर अली की विजय हुई थी। और जो विजय हुई थी उसी के दौरान द्वितीय आंग्ल जो युद्ध हुआ था उसी समय युद्ध के समय ही 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो दोनों युद्ध, आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हैदर अली ने जीता। लेकिन जो घाव लगे उनके कारण हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी इन द्वितीय युद्ध के समय में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक चला था। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल 1774 से 1785 ईस्वी तक भारत के अंदर रहा था। हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। मतलब जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी तो हैदर अली के बाद उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान वो मैसूर का शासक बना था। और टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। जैसे ही शासक बना उसने बादशाह की उपाधि धारण की और उसने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के पश्चात में पाश्चात पश्चात नहीं, ये पाश्चात है, पाश्चात प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया था। मतलब जो अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको अपने शासन में मिक्स किया था। मतलब उनके जो अच्छी व्यवस्थाएं थी उनको अपने शासन में अपनाया था। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे और हिंदू सम्मत की आकृति भी बनी हुई थी। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। साथ ही उसने फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। मतलब टीपू सुल्तान ने जो 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी को रंगपट्टनम में स्थापित कर लिया था। और फ्रांस और मैसूर की मैत्री, क्योंकि जो हैदर अली था वो फ्रांसीसियों की मदद से ही शासक बना था। तो इनके भी समर्थक रहे, जो टीपू सुल्तान के भी फ्रांसीसी समर्थक रहे। तो इनकी मित्रता के उपलक्ष्य में एक स्वतंत्र मतलब एक वृक्ष इन्होंने
टीपू सुल्तान ने लगवाया था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था। मतलब फ्रांसीसियों का एक क्लब था जैकोबिन क्लब, उसका सदस्य टीपू सुल्तान बन गया था, मतलब उनकी क्रांति से प्रभावित होकर के। टीपू ने 1796 ईस्वी में आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की थी और जहाज़ों के नमूने जो है स्वयं तैयार किए थे, मतलब खुद ने ही इनके मतलब जहाज़ों के नमूने तैयार किए थे। मतलब 1796 ईस्वी में नौसेना खड़ी करने के लिए टीपू सुल्तान ने सोचा और खुद ने उस चीज़ को देख करके करवाने की कोशिश की। टीपू ने मैंगलोर, वजीदाबाद और मोलिदाबाद के पोत में जो है घाट बनवाए थे समुद्र पर, ये घाट बनवाए थे। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी और टीपू ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, मतलब जो पृथ्वी पर जो संसाधन है उनके, उनको तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। कि समुद्र से ही अंग्रेजों की नौसेना थी वो बहुत मजबूत थी और समुद्र से ही उनका सारा आवागमन का कार्य चलता था। तो वो टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि जो स्थानीय है, जो धरती पर जो साधन है उनको मैं खत्म कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता। 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ते हुए टीपू रंगपट्टनम दुर्ग के पास में शहीद हो गया था। मतलब चौथे युद्ध में टीपू भी शहीद हो गया था। बेलेज अली को आयरलैंड और ने मार की वर्ष की उपाधि दी थी। मतलब जो बेलेज अली जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, उसको आयरलैंड ने मार की वर्ष की उपाधि प्रदान की थी और वो उपाधि की थी टीपू सुल्तान से युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू के राज्य में कुछ विभाग थे, तो विभाग में देख लेते हैं। राजस्व तथा वित्त विभाग जो है वो मीर आसिफ कचहरी के अधीन हुआ करता था। सेना का जो विभाग था वो मीर आसिफ कचहरी के अधीन ये भी हुआ करता था। जुमला विभाग था जो एक अन्य मीर कचहरी के अधीन हुआ करता था। और तोपखाना और दुर्रक्षा का विभाग था वो मीर सदर कचहरी के अधीन हुआ करता था। वाणिज्य विभाग मलिक उक्ता जज्जार के अधीन हुआ करता, उक्ता जज्जार के अधीन वाणिज्य विभाग हुआ करता था। नाविक विभाग जो है मीर याम कचहरी के अधीन हुआ करता था। इनके अलावा और 2-3 विभाग थे, तो उनमें उन विभागों में देखते हैं कि कोष जो विभाग था, कोष और टका विभाग जो पैसे का लेन देन या धन के संपत्ति का हिसाब रखता था, वो विभाग मीर खजाना कचहरी के अधीन हुआ करता था। और इन विभाग के अतिरिक्त 3 अन्य छोटे विभाग और थे। वो एक डाक और गुप्तचर विभाग था, दूसरा लोक कल्याण विभाग था और तीसरा पशु विभाग था। तो ये टीपू सुल्तान के शासनकाल में कुछ विभाग बने हुए थे। अब जब मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान शासक रहे, तो जो युद्ध हुए, तो युद्ध समाप्त करने के लिए कुछ संधियाँ की और कुछ संधियाँ अंग्रेजों की तरफ से थोपी गई और कुछ संधियाँ मैसूर शासकों की तरफ से थोपी गई। तो वो संधियाँ कौन-कौन सी थी? आंग्ल मैसूर संघर्ष में जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुई थी, सो 1767 से 1769 ईस्वी में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था, उस आंग्ल मैसूर युद्ध में जिसमें मद्रास की संधि हुई थी और ये हैदर अली इसका शासक था मैसूर का, उसने ये संधि अंग्रेजों पर मतलब अंग्रेजों पर थोपी थी। उसके बाद में 1780 से 1748 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेज पराजित हुए थे और ये संधि भी उनके ऊपर थोपी गई थी। 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ये रंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चतुर्थ युद्ध जो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। टीपू सुल्तान की इसमें वीरगति को प्राप्त हो गया था, इसलिए इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। इस वक्त में कोई संधि नहीं हुई थी। तो दोस्तों ये था बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार और अंग्रेज और मैसूर के शासकों के बीच में संघर्ष और कुछ संधियां। तो ये जो जितना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था वो हमने कवर किया, वो हमने देखा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। आप अगर इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं आधुनिक भारत के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।